विद्यार्थियों, सब लोग जल्दी से जुड़िए। आज के लाइव क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और विषय नागरिक शास्त्र, जिसको कि अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं, उस चैप्टर का और विषय का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के परीक्षा में पूछा गया है। रिवीजन करेंगे, सीखेंगे भी, और यही सब प्रश्न फिर आगे के क्लास में, आगे की जो परीक्षा होने वाली है 15 फरवरी 2024 से, उसमें भी पूछेगा। हमारी कामना है कि आप अच्छे अंक से परीक्षा में उत्तीर्ण हो, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो। संजीव लिख रहा है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। जल्दी से सब लोग जुड़िए। समीर शॉर्ट लिख रहा है, प्रणाम सर। धन्यवाद बाबू। पिछले 2-3 लाइव क्लास में लगता है आप जुड़े नहीं थे। सभी विद्यार्थी से हमारा आग्रह होगा कि आप लोग हर दिन जो लाइव क्लास होता है 7 बजे शाम से, उसमें ज़रूर जुड़िए। इससे आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। मेरा प्रयास है कि हर विषय का, हर चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। समीर शॉर्ट लिख रहा है, बायोलॉजी कब पढ़ाएंगे सर? बिल्कुल पढ़ाएंगे। 2 चैप्टर पढ़ाए भी हैं, और आगे का जो चैप्टर बचा है उस पर भी काम होगा। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। अभी तक कौन कौन जुड़े हैं? तो संजीव है, सूरज कुमार ठाकुर, समीर शॉर्ट और गुलशन। आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव क्लास में जुड़ सकें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर जरूर करें, लिंक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव क्लास में जुड़ सकें। अभी तक जो आप लोगों का प्यार मिला है,
उससे मैं काफी उत्साहित हूं और आप लोगों को आशा और भरोसा दिलाते हैं कि मैं हर दिन इसी समय यानी 7 बजे शाम से प्रत्येक दिन लाइव क्लास में आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। समीर शॉर्ट लिख रहा है कि पॉलिटिकल साइंस कब से पढ़ाएंगे सर? आज का जो क्लास है बाबू, आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे पैनल का जो स्क्रीन है उस पर क्या लिखा हुआ है? नागरिक शास्त्र। और वही है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस। 10 क्लास तक नागरिक शास्त्र कहलाता है, अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं। और 10 के बाद जैसे ही आप लोग 11 में जाएंगे, यही नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। सूरज कुमार ठाकुर कह रहा है प्रणाम सर। धन्यवाद बाबू। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। तो सबसे पहले विषय की जानकारी होनी चाहिए, है ना? पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र सब एक ही विषय है। 10 तक जो नागरिक शास्त्र अंग्रेजी में सिविक्स होता है, वही विषय 11 यानी 10 के बाद 11 में और 11 से आगे के क्लास में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। राजनीति शास्त्र नाम से ही पता चल रहा है, जिसको कि नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। इसमें राजनीति के विषय में, पॉलिटिक्स के विषय में पढ़ा जाता है कि देश और दुनिया की राजनीति किस प्रकार से की जाती है। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब हुआ कि पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर और प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर, जिला स्तर से लेकर प्रमंडलीय स्तर, प्रमंडलीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्र स्तर के यानी राष्ट्रीय स्तर के राजनीति गतिविधियां किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से शासन सत्ता पर काबिज लोग होते हैं, इन सब सारी चीजों की जानकारी राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित परीक्षा हम लोगों को देना है। 50% प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा। आपका जो सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा होगी वो 80 अंक का होगा, 80 नंबर का होगा, जिसमें से 40 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव देना है, 40 प्रश्न विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देना है। अब है कि इस 80 नंबर में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन से प्रश्न रहेंगे। आपदा प्रबंधन से 6 नंबर, बाकी सब आपका भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास विषय से प्रश्न होगा। निर्मल आनंद राज लिख रहा है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास से जुड़े रहें
आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाए हैं आपके बीच और हर प्रश्न का विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब देने में सक्षम हो सकें। सुभाष लिख रहा है, प्रणाम सर। धन्यवाद बाबू। आइए अब आज के जो प्रश्न है उस पर हम लोग चलते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। विषय है नागरिक शास्त्र, संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये प्रश्न कहां से संकलित किया गया है? तो क्वेश्चन बैंक से, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बिहार माध्यमिक परीक्षा, बिहार मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, उन प्रश्नों को मैंने यहां पर संकलित किया है, व्यवस्थित किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए 2023 में देखिए जो कुछ प्रश्न पूछा गया है, पहले वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं, फिर आगे 22, 21, 2020, 2019 है ना, पीछे के साल का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जो प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ। हम लोग ये जानेंगे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया। तो संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया और संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को वो तैयार हुआ, जिसको बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वह 1946 ईस्वी में हुआ, यानी आंसर होगा 1946। क्या होगा आंसर? 1946। अब है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, जो कि भारत में एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र संस्था है, जो किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है और उसका चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाता है। हम लोग देखते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल है, राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन है, जनता दल यूनाइटेड का तीर है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी है ना। और कौन से राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर की है, कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर की है, उनकी मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। राजनीतिक दल है क्या? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो समान विचारधारा,
समान सोच, समान उद्देश्य से संगठित होता है, लोग एकजुट होते हैं, एक बैनर के तले, एक दल के तले संगठित होकर के, और राजनीतिक दल का काम होता है कि चुनाव लड़ना और सत्ता पर काबिज होना। आगे है तो हम लोगों ने सीखा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे है देखिए कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। अब देखिए यहां पर जो नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसमें से देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो है मान्यता दिया हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को है। ध्यान से जरा समझेंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी को है। अब है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और ये पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो मान्यता का शर्त होता है वो कभी कभी ये लोग पूरा कर लेता है, तो उस समय उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता भी मिल जाता है। बाद में फिर वो उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उस समय समाप्त भी हो जाता है। लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से राष्ट्रीय ये क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा झारखंड मुक्ति मोर्चा को है ना, जेएमएम, इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको जेएमएम भी कहते हैं। इसके संस्थापक शिबू सोरेन हैं। मुख्य रूप से ये झारखंड राज्य की पार्टी है ना। इसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो तीर धनुष है ना। अब है अगला जो प्रश्न है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो बंगला छाप जो है वो एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है एलजेपी का, और इसके संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। हालांकि वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हो चुका है, यह दल दो खेमों में बंट गया है, एक एलजेपी रामविलास और एक पशुपति पारस जो उनके भाई हैं उनका एक लोक जनशक्ति पार्टी है। तो आपसे जो प्रश्न किया गया है कि बंगला छाप, बंगला जो चुनाव चिन्ह है वो किस राजनीतिक दल का है, तो वो लोक जनशक्ति पार्टी का है। क्योंकि हम लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है, राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये क्या बोलते हैं, अरे हंसिया छाप है। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हैं, और समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ वो 4 अक्टूबर 1992 को हुआ। ये उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 1996 में इसका गठन हुआ था। जनता दल से अलग होकर के उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। आगे आइए, अब है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। सबसे नीचे
स्तर पर होता है, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका अध्यक्ष मुखिया होता है। इसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद का जो कार्यकाल या मुखिया का जो कार्यकाल होता है या पंचायत समिति का कार्यकाल होता है, जो भी आपका पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्वाचित जो भी सदस्य हैं, चाहे जिला स्तर पर जिला परिषद हो, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति हो और ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, सभी जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ये ख्याल रखेंगे, बी नंबर आंसर है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का पंचायती राज अधिनियम का पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? तो मुखिया होता है और मुखिया का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये स्थानीय स्वशासन लोकल बॉडी का जो कल्पना महात्मा गांधी का सपना था और उन्होंने ही ये सपना देखा था कि हमारा शासक लोकल हमारे गांव का, हमारे घर का होगा और तब देश का विकास अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि वो जानेंगे, पहचानेंगे और वास्तविक समस्या से वो अवगत रहेंगे और उन समस्याओं को के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अपने देश में वर्तमान में जो भी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, सबों में से सबसे पुरानी पार्टी, पुराना दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम महोदय थे और एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था, जिसका कि चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। और कांग्रेस पार्टी का ऐसे समय में स्थापना किया गया था जब देश गुलाम था, उपनिवेश था, उपनिवेशवाद की चंगुल में फंसा हुआ था, ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। और कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को आजादी दिलाया। आगे है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी? देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया ठीक है। चलिए, आप लोग को दिखाई पड़ रही है? अभी तक कोई परेशानी नहीं है? अरे परेशानी भी है तो बोलिएगा। ठीक है रणनीति। आइए कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी ने देखा था
और उनके सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में, कहां, तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1959 ईस्वी में। तो इसलिए आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान की पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में राजस्थान में हुआ था, 1959 ईस्वी में हुआ था और नागौर जिले में हुआ था। आगे है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? देखिए, सरकार के बहुत सारा अनुषंगी इकाई है जहां शक्तियों का विभाजन किया गया है ना? और उस शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, है ना? क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के अंग हैं और उन सभी अंगों के बीच शक्तियों का वितरण, शक्तियों का बंटवारा किया गया है और उन शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यहां पर जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का क्या मतलब होता है? भगवान होता है। और जनता के द्वारा ही, जनता को ही, जनता के लिए ही सरकार का गठन किया जाता है। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। ध्यान से याद रखिएगा कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नगर पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। जबकि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। याद रखेंगे कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। चलिए, यहां तक अगर किन्हीं को कोई परेशानी हो तो बताएं। अब दिखाई पड़ रही है? कोई परेशानी है क्या? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? अब देखिए कि 3 सूची है। एक है संघ सूची या केंद्रीय सूची जिसको कहते हैं, और उस सूची में जो भी विषय है उस पर केंद्र सरकार को फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है, उस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार को होता है। और कुछ राज्य सूची के अंतर्गत कुछ विषय हैं जिस पर कि राज्य सरकार फैसले लेती है, जबकि कुछ विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के फैसले लेते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में
टकराव की स्थिति में हमेशा केंद्र सरकार विजय होती है, उनके फैसला को राज्य सरकार को मानना पड़ता है। अब इसमें है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ध्यान देना पड़ता है, दोनों को फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक अहम विषय है। इस पर दोनों को ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना, और जब शिक्षित देश होगा, बच्चे शिक्षित होंगे तभी देश शिक्षित होगा, और जितना शिक्षित होगा हर तरह से देश विकास करेगा। अब आइए कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो ये 1998 में राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच एक समझौता हुआ 1998 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेपाल में, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जो बिहार से इसकी सीमा लगती है, सीमा सटी हुई है। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि वर्तमान में तो ये नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है, और इसमें से देखिए राजा ज्ञानेंद्र वहां के राजा थे, और उन्होंने क्या किया, प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उस समय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने इन्हें पदच्युत करके लोकतंत्र की स्थापना किया। 7 पार्टियों के अलायंस से गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो आंसर आपका होगा राजा ज्ञानेंद्र, जिन्होंने नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जो राजतंत्र है, जो राजा हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनता का शासन की स्थापना हो, लोकतंत्र के शासन की स्थापना हो। आगे है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकतांत्रिक शासन, प्रजातांत्रिक शासन जनता का शासन होता है, और अभी विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन का सरकार का रूप है। इसलिए यहां पर जवाब होगा लोकतंत्र, यानी डी नंबर, है ना। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोक यानी लोग, और तंत्र मीन्स होता है शासन, जनता का शासन, है ना। जनतंत्र किसको कहते हैं, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही जनतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप आगे है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, यानी वहां सिर्फ एक दल ही है। भारत में तो बहुदलीय है, इंग्लैंड में भी वही हाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, यानी चाइना में, चीन जो भारत का पड़ोसी देश है, वहां एक दलीय प्रणाली कायम है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, ये वर्तमान में जो आपके पाठ्य पुस्तक में उस तरह से आपको आंसर करना है, ये वैरी करते रहता है।
तो भारतीय जनता पार्टी हालांकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बहुजन समाजवादी पार्टी वर्तमान में तो स्थिति सही नहीं है, लेकिन जिस समय ये सिलेबस आपका, किताब आपका छपा था, उस समय ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल था और समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल था, आज भी है ना। तो समाजवादी पार्टी यहां पर आंसर होगा, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। आगे है, हाँ तो हम ये लिखना भूल गए थे, शुरू का ही 9 प्रश्न 10 प्रश्न जो था वो 23 में पूछा गया था, फिर हम लोग 22, 20, 19, है ना, सारे प्रश्नों का हमने कलेक्शन आपके लिए किया है। तो आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, तो उसमें भारत है। भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और तब से लेकर आज तक भारत में शासन सत्ता का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद से और अब तक अपने देश में यानी भारत में लोकतांत्रिक स्वरूप है, लोकतंत्र की स्थापना है, जो कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो उसमें महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव जो कि पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के द्वारा समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी को किया गया था। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी है और विभिन्न राज्यों में भी चुनाव जीतती है ये पार्टी। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। आगे है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था की गई है। सबसे निम्न स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं। प्रखंड स्तर पर
पंचायत समिति का गठन किया गया है और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था, किसने ये परिभाषा दिया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है ना। डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, है ना, कहा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। भारत में कौन शासन प्रणाली है? अभी हम लोगों ने बार बार चर्चा किया कि यहां संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। क्या है? लोकतंत्रीय, ये संसदीय व्यवस्था है। अगला जो प्रश्न है, कि भारत में वोट देने का, मत देने का अधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट देना एक महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप वैसे व्यक्ति को वोट दें, वैसे व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुने जो योग्य हैं। और योग्य की पहचान योग्य व्यक्ति ही कर सकता है, अयोग्य नहीं कर सकता है। और उसके लिए जो न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है वो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। याद रखेंगे। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? देखिए, ये लोकतंत्र, अभी हम लोगों ने उसके विषय में जानकारी लिया था कि अब्राहम लिंकन ने खूब सुंदर परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्र को की सफलता के लिए जो चुनौती है वो है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। ये सब का सब क्या है? लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इनमें से सभी। ये सब का सब, चाहे वो अफसरशाही हो, अशिक्षा हो, जातिवाद हो, ये सब क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोग अगर अशिक्षित होंगे तो क्या होगा? वो अच्छे लोगों का चुनाव नहीं कर पाएंगे। और जब योग्य व्यक्ति चुना करके नहीं जाएंगे तो वो काम भी सही से नहीं करेंगे। उसी तरह से अफसरशाही भी है, जातिवाद भी है। जातिवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लोग अयोग्य व्यक्ति को भी जाति के नाम पर वोट देकर के चुन लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता की चुनौती के लिए ये तीनों, अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद, तीनों है। इसलिए सही जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इमरजेंसी लागू कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था।
और उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आपातकाल की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, जिससे देश में उथल पुथल मच गया था और उसके बाद के चुनाव में इंदिरा गांधी का जमानत जब्त हो गया था। अब है अगला जो प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर नाम है, वह व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने बहुत अच्छा समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए काम किया। नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को आजादी कब मिली? श्रीलंका कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। यह भी उपनिवेश था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी बिहार का ही एक दल है जिसका चुनाव चिन्ह मशाल छाप हुआ करता था, और 1999 में जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, जिसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसी पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में ही समता पार्टी का विलय हो गया था, जिसके संयोजक थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो गया था। आगे है कि निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? तो मकान कर है, नगर निगम में मकान कर, होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। जल कर यानी जल जो उपलब्ध किया जाता है, वाटर सप्लाई जो किया जाता है, उसका भी लिया जाता है। शौचालय कर भी लिया जाता है, शौचालय का टैक्स। जबकि आय कर सरकार के द्वारा लिया जाता है, इनकम टैक्स। इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बाकी इसका जो आय का स्रोत है नगर निगम का, वो मकान कर है, जल कर है, शौचालय कर है, और आयकर नहीं है, चूंकि यहां नहीं पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होती है? तो उसमें जो है आपका आंसर होगा ग्राम सभा। चूंकि सभा होती है, पूरा प्रश्न लिख दीजिए। चूंकि कोई भी ग्राम पंचायत में या पंचायत में योजना का जो अनुमोदन होता है, निर्णय लिया जाता है कि कौन सा काम हो, तो उसमें ग्राम सभा बुलाया जाता है। और ग्राम सभा में गांव के, पंचायत के सभी लोग होते हैं, और उन लोगों के उपस्थिति में योजनाओं का चयन किया जाता है कि कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि अधिकाधिक लोगों को फायदा हो। तो उसके लिए ग्राम सभा की जाती है। इसलिए व्यवस्थापिका सभा जो होता है वो ग्राम सभा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद है जो हर राज्य में होते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। आगे है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में जगह दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद
40। अब आइए कि आप लोग बताएं, है ना, अभी तक को समझने में कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो बताइए। क्या कोई परेशानी है? आगे बढ़ें। आप लोगों को आंसर नहीं देना है, आंसर जब पूछा जाएगा तब देना है। हम जो आंसर बता रहे हैं और उसके पीछे जो तर्क दे रहे हैं, उसके पीछे जो कारण दे रहे हैं, वो उसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। कि ग्राम कचहरी में मुकदमा जो सुलझाया जाता है वो किस प्रकार का, 2 प्रकार का मुकदमा होता है। एक जमीन से संबंधित सिविल होता है और एक मारपीट होता है, उसी को दीवानी और फौजदारी कहते हैं। तो दोनों मामला का निष्पादन ग्राम कचहरी के द्वारा किया जाता है और ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच महोदय होते हैं। और ये दोनों मामला का निष्पादन करते हैं, दीवानी भी और फौजदारी भी। इसलिए आंसर होगा सी नंबर, ए और बी। याद रखेंगे। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो कि भारत का पहला व्यक्ति है। अगर गिनती गणना प्रारंभ की जाती है तो भारत का पहला व्यक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, और वही संवैधानिक अध्यक्ष भी होते हैं। सूचना का अधिकार कानून, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, भारत के हर नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। आप कोई भी सरकारी योजना से संबंधित, कार्य से संबंधित सूचना पाने का आपको अधिकार है। आप एक सादे कागज पर लिख करके संबंधित संस्थान से सूचना पा सकते हैं, और उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है कि जो सूचना अगर संबंधित अधिकारी नहीं देंगे, लोक सूचना अधिकारी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए चाहे वो पंचायत से रिलेटेड हो, प्रखंड से रिलेटेड हो, जिला स्तर से रिलेटेड हो, या कोई संस्थान हो, है ना, हर संस्थान से आपको सूचना पाने का अधिकार है। और ये व्यवस्था 2005 ईस्वी में की गई थी। आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब अगला जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना किया गया था 1980 ईस्वी में। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में। और इस पार्टी के संस्थापक थे माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, जिसका चुनाव चिन्ह कमल फूल है, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार है, और इसी पार्टी के माननीय वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी जो हैं, वो इसी पार्टी के सदस्य भी हैं।
आगे है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है, तो वो 33% है। लेकिन बिहार में 50% आरक्षण है। आप देखते होंगे कि किसी ब्लॉक में अगर 20 पंचायत है तो 20 में से 10 पंचायत की जो मुखिया हैं या पंचायत समिति है या वार्ड है, जो भी है, तो वो आधा यानी 50% महिला है। लेकिन ऐसे ओवरऑल 33% आरक्षण या स्थान कहिए वो उनके लिए सुरक्षित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, क्यों? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, राष्ट्रीय वित्त आयोग राष्ट्र स्तर पर होता है और राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ए नंबर आंसर होगा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई? तो पटना नगर निगम की स्थापना सबसे पहले किया गया। पटना नगर निगम की स्थापना सबसे पहले किया गया। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? तो वो है प्रारंभिक शिक्षा। और ये प्रारंभिक शिक्षा वर्ग 1 से 8 यानी पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है और इसे मौलिक अधिकार के तहत घोषित किया गया। और ये आरटीई अधिनियम 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा ये अधिनियम लाया गया और अप्रैल 2010 कब से ये लागू किया गया? अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया। आरटी अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि देश में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल में ही नजर आएंगे और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार है, उनको दिया जाएगा अनिवार्य और मुफ्त, फ्री में। आगे है कि किस समिति की अनुशंसा पर, देखिए स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड बहुत प्रश्न है, हर साल पूछा गया है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई, है ना? तो इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। अगला जो प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड आज से पहले नहीं कहिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग हुआ था। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर है
और 15 नवंबर 2000 से पूर्व यह बिहार राज्य का ही, बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। अगला है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल होता है। राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो समान विचारधारा के होते हैं, और वह व्यक्ति जो संगठित होता है, राजनीतिक दल जो बनाता है, उसका उद्देश्य होता है कि हम मिल करके चुनाव लड़ें और शासन सत्ता पर काबिज हों, सरकार बना लें, सरकार बना करके शासन सत्ता में शामिल हों, शासन सत्ता हथिया लें। तो राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल बदल कानून, अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से दल बदल कानून जो है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है ना? तो वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। क्योंकि सांसद और विधायक किसी भी दल का टिकट लेकर के और चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद कोई दूसरे दल के द्वारा मोटी रकम यानी पैसों का प्रलोभन, पद का प्रलोभन दिया जाता है कि आप हमारे दल में आ जाएं तो हम क्या करेंगे, आपको मंत्री बना देंगे, आपको इतना पैसा देंगे, आप उधर सरकार गिरा करके और हमारे तरफ आकर के सरकार का गठन कर लीजिए। तो ऐसे इसको रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, दल बदल कानून, कि आप इस तरह का काम नहीं करिए, और अगर आप करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, और सदस्यता जाने के डर से सांसद और विधायक दल बदल का काम नहीं करते हैं। आगे है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये जवाब होगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में है ना, नगर पालिका का विवरण है, नगर पालिका से संबंधित है। अब है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया था, और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। इस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आगे है कि संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है ना? तो लिखित संविधान है, इकहरी शासन व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी ये नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? शक्तियों का विभाजन संघ राज्य में नहीं होता है। संघ सरकार का उदाहरण किसमें है? तो संघ सरकार अमेरिका में है, चीन ब्रिटेन में नहीं है। अगला जो प्रश्न है
वो है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो भारत में संघीय और संसदीय दोनों है, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। याद रखेंगे कि भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। अब है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी लोकतंत्र की जब स्थापना जहां भी होती है, जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र का गठन है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती क्या क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। तो कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई नीचे पद पर हो या कोई ऊपर हो, लेकिन कानून के सामने सभी बराबर हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है, लोकतंत्र की विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं, ये नहीं है, और यही आपका आंसर होगा, है ना। तो अब बताइए आप लोग, बताइए कि अब कोई प्रश्न या कहीं कोई माने समझने में परेशानी हो तो बताइए। क्या कोई किन्हीं को परेशानी है? कोई प्रश्न में अगर परेशानी है तो बोलिए। चलिए, अगर परेशानी नहीं है तो ये क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।